हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल एंड यूनिट नंबर 4 ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड अफर्मेटिव एक्शन। अब इस यूनिट में से सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अफर्मेटिव एक्शन इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वजह से ये यूनिट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस यूनिट को स्किप करके मत जाना। पहले वो टॉपिक्स और वो यूनिट्स करनी चाहिए जिसमें से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है और हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे इससे पहले वाला भी यूनिट है थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें से भी यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक। और ऐसे ही इक्वालिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट विमेन हैज़ ऑलवेज बीन मैन्स डिपेंडेंट इफ नॉट हिज स्लेव, द टू सेक्सेस हैव नेवर शेयर द वर्ल्ड इन इक्वालिटी। साइमन दे बिवॉय का ये स्टेटमेंट है, इनको कोट करके क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो हर एक टॉपिक में, हर एक थ्योरी कह लो या कुछ भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो, उनमें कोई ना कोई एक बहुत फेमस प्रोपोनेंट होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं उस पर्टिकुलर थ्योरी के या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। कोई एक बहुत ही फेमस पर्सन होते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर उस टॉपिक के बारे में कहा होता है। तो ऐसे लोगों को पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, विमेन और मैन का जो ये यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है कि विमेन हमेशा मैन पे डिपेंडेंट रहती हैं, तो ये किस में आता है? इक्वालिटी पढ़ रहे हैं ना हम, तो इक्वालिटी में किस में आएगा? ये जेंडर इक्वालिटी में आ जाएगा, है ना। तो जेंडर इक्वालिटी का ये क्वेश्चन हो गया। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में फेमस कौन है? साइमन दे बिवॉय, इन्होंने काफ़ी फेमस ये कोटेशन बोली थी, तो इसीलिए इनको करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, एक्सप्लिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, मतलब बिल्कुल क्या है आपका ये टॉपिक क्या है, यूनिट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिलेशनशिप बताना है बस इक्वालिटी और लिबर्टी का। एंड हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, डिस्कस मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम। फिर 2018 का क्वेश्चन है, इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, कमेंट। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनमें ये सब क्वेश्चंस और ये वाले टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे, बट अफर्मेटिव एक्शन पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अफर्मेटिव एक्शन इज़ पार्ट ऑफ आर पेड कोर्स, ठीक है। तो दो तरीके से कोर्स को डिवाइड किया गया है, एक बेसिक लेक्चर्स, एडवांस लेक्चर। तो अफर्मेटिव एक्शन हमारे एडवांस लेक्चर्स का पार्ट है। तो अगर आपको PSIR ऑप्शनल कोर्स को परचेज करना है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। जैसे ये अफर्मेटिव एक्शन है, इसमें 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ अफर्मेटिव एक्शन, इम्पॉर्टेंट, वाई इज अफर्मेटिव एक्शन इंपॉर्टेंट इन प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर कमेंट अफर्मेटिव एक्शन, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2016 ये क्वेश्चन है और इस बार का भी काफ़ी प्रॉबेबल क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन अफर्मेटिव एक्शन का, ठीक है, क्योंकि हर कुछ टाइम में पूछा जा रहा है। 2012 के बाद 2016, तो 2021 में काफ़ी प्रॉबेबल क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक भी छोड़ के नहीं जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये हमारी वेबसाइट है synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ऑप्शनल क्लासरूम में जाना, तो ये लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ ऑप्शनल क्लासरूम लेक्चर्स। तो क्लासरूम लेक्चर्स का ये पार्ट है। यहाँ पर आप जाओगे तो पूरी अप्रोच यहाँ पर पता लग जाएगी हम किस हिसाब से बना रहे हैं। ऑल्दो हम 80 to 90 क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और हमारे नोट से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये करके जाना ज़रूर, ठीक है। ऑप्शनल क्लासरूम यहाँ पर आप देख सकते हो 21, 22, 23 के लिए, तो यहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो और कुछ लेक्चर्स फ्री कोर्स का पार्ट है ये। तो अभी हम लोग एक टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए, ये इक्वालिटी का टॉपिक। तो इक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इक्वालिटी होती क्या है। तो जब भी हम एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, 20वीं सेंचुरी तक आते आते काफ़ी सारे इगैलिटेरियन एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो उसमें से जो इक्वालिटी का आइडिया है
उसने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन पैशंस को लेकर आया सामने। तो इक्वालिटी एक ऐसा आइडियल है जिसमें हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट का पूरा अधिकार दिया जाता है, कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी एक इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पर चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, चाहे अलग अलग रेसेस के लोग हों, चाहे अलग अलग रिलीजन्स के लोग हों, सभी को फेयरली ट्रीट करना चाहिए और सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, तब हम इसको इक्वालिटी कहेंगे। ठीक है। अब जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उस टॉपिक में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में तो एक्सप्लेनेशन दोगे, डेफिनेशन दोगे, उसकी डेफिनेशन क्या है भाई इसकी। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करोगे उसमें डेफिनेशन आप उसकी कर दोगे कि ये टॉपिक जिससे भी रिलेटेड है, जिस भी कंटेक्स्ट में रिलेटेड है। यहाँ पर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में बात की गई है, क्या होता है इक्वालिटी, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में ये दिया। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 का। ठीक है। तो इसमें हम सीधा ही साइमन दे बिवॉयर से स्टार्ट नहीं करेंगे। बच्चे जनरली एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो साइमन दे बिवॉयर का क्वेश्चन पूछा गया है तो अब बच्चे डायरेक्ट साइमन दे बिवॉयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने करना नहीं है। हमें जेंडर इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है तो पहले हम जेंडर इक्वालिटी का इंट्रोडक्शन देंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देंगे। उसके बाद अलग अलग जैसे साइमन दे बिवॉयर का क्या व्यूज़ थे उसके ऊपर, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बात की गई थी। फिर उसके बाद अगर और कोई थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की थी, उन थिंकर्स का एक एक दो लाइंस आप मेंशन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट क्या क्रिटिसिज्म इससे रिलेटेड है एंड कंक्लूजन, इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा ह्यूमन राइट है जो कि हर एक पर्सन को, चाहे वो कोई भी जेंडर का पर्सन हो, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, कोई भी जेंडर का पर्सन हो, उनको डिग्निटी से जीने का अधिकार देता है, फ्रीडम का अधिकार देता है। और जेंडर इक्वालिटी एक प्री कंडीशन भी है कि हर एक की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, साथ में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन बनती है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ये। अब इक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है और इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत पॉलिटिकल थॉट्स में निकल कर के आई है सामने, और बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत कुछ कहा है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। उनमें से एक थिंकर हैं साइमन दे बिवॉयर। तो साइमन ल्यूसी अर्नस्टाइन मैरी बर्टन दे बिवॉयर। ठीक है। तो नाम आप इसका जैसे मर्जी याद रखो, इतना नाम काफ़ी है। ठीक है। तो एक फ्रेंच राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड सोशल थ्योरिस्ट हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इनके पास एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी, इन दोनों पर ही इनका इन्फ्लुएंस था काफ़ी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म की, वो क्या होता है कि जैसे साइमन दे बिवॉयर का काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म पे। तो अगर मैं सिर्फ फेमिनिज्म की बात करूँ, सो व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म एक कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है, ऐसी मूवमेंट्स जो कि इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स डिफाइन करती है विमेन के लिए, डिफाइन करती है, इस्टेब्लिश करती है और साथ ही साथ डिफेंड भी करती है। ठीक है। तो फेमिनिज्म एक कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है, ऐसी कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट जो कि इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स विमेन के लिए डिफाइन करती है, इस्टेब्लिश करती है, डिफेंड करती है। तो ये राइट्स विमेन के लिए बेसिकली इस्टेब्लिश करती है फेमिनिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये शब्द का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं खाली आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियलिज्म, सो दिस वर्ड मीन्स एक फिलोसफिकल, और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफिकल कल्चरल मूवमेंट होता है। ठीक है। जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बनता है फिलोसफिकल थिंकिंग का, कि जो भी फिलोसफिकल थिंकिंग होती है उसमें इंडिविजुअल और उनके एक्सपीरियंसेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि चाहे हम साइंटिफिक डेटा की बात कर लें, चाहे हम मॉरल थिंकिंग की बात कर लें, तो मॉरल थिंकिंग और ये जो साइंटिफिक डेटा ये कभी भी काफ़ी नहीं पढ़ते।
मॉरल थिंकिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग ये काफ़ी नहीं है अगर आपको ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को समझना है। तो अगर आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को समझना पड़ेगा, उनकी फ़िलोसफिकल थिंकिंग को समझना पड़ेगा। तो ये फ़िलोसफिकल और कल्चरल मूवमेंट है ये एक, ठीक है, फ़िलोसफिकल एंड कल्चरल मूवमेंट। तो इसमें ये कहा गया कि सिर्फ मॉरल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग दोनों ही सफिशिएंट नहीं होती है अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझना है। इसीलिए कुछ और कैटेगरीज की भी ज़रूरत होती है, ऐसी कैटेगरी जो कि ऑथेंटिसिटी से गवर्न की जा सके, और ऐसी कैटेगरीज काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझा जाएगा, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी बेसिकली इस कंटेक्स्ट में क्या हो गया कि हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें कि हमें अगर ज़िंदा रहना है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसके लिए हमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये फ़िलॉसफी जो है फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म की, ये रिलेशनशिप्स को एनालाइज करती है। किसके बीच के रिलेशनशिप्स को? इंडिविजुअल और बाकी की चीज़ें, इंडिविजुअल एंड थिंग्स, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करती है क्या? फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। इंडिविजुअल और अलग और चीज़ों के बीच में, साथ में और ह्यूमन बींग्स के बीच में, और कैसे ये अपनी चॉइस की कंडीशन को कैसे लिमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को या फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म कैटेगराइज करती है। ये होता है बेसिकली ये फिलोसफी। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट फेमिनिस्ट जितने भी हैं, जैसे कि साइमन दे बिवॉयर हैं एक, तो ये क्या बात करती हैं? कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जैसे फ्रीडम है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गया, और जीने के जो ह्यूमन बॉडी के जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, जैसे मेरा ह्यूमन बॉडी के हिसाब से क्या एक्सपीरियंस रहा है जीने का, तो ये सब के बारे में बात करता है, इन सब कंसेप्ट्स पर एम्फेसाइज करता है एग्जिस्टेंशलिस्ट फेमिनिस्ट, ठीक है। तो और ये सब रेडिकल चेंज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो साइमन दे बिवॉयर का इस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। 1949 का एक ट्रिटाइज था उनका, द सेकंड सेक्स, उन पे इनका काफ़ी अच्छा वर्क है, डिटेल एनालिसिस उन्होंने किया है विमेन की ऑपरेशन का, और फाउंडेशनल ट्रैक्ट ये माना जाता है कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म का। तो इसमें बेसिकली ये जो सेकंड सेक्स है ना, इसमें ये बात की गई है कि कैसे विमेन को अभी भी सेकंड सेक्स ही समझा जाता है, और मैन कैसे डोमिनेट करते हैं, और अलग अलग पोजीशंस ऑफ पावर पे हर एक चीज़ में विमेन को कैसे इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, इनइक्वालिटी से विक्टिमाइज रहते हैं विमेन। तो कैसे ये सब के बारे में बात की गई है। विमेन को अभी भी सेकंड सेक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे आप जितनी मर्जी इक्वालिटी ले आओ। और उनका नॉवेल्स भी थे, जैसे शी केम्स टू स्टे एंड द मैंडरिन्स, तो ये भी काफ़ी फेमस हुए थे। साइमन दे बिवॉयर आर्ग्यू करती हैं कि विमेन को पूरा ह्यूमन की तरह देखा ही नहीं जाता, क्योंकि फेमिनिटी भी मैन के द्वारा ही डिफाइन की गई थी, और ये कहा गया था कि विमेन जो है वो एक सेकंड सेक्स है या फिर अदर की तरह देखा जाता है इन अ वर्ल्ड in which humanity was primarily defined in terms of the identity of man। मतलब क्या है, जो सिंपल चीज़ मैंने आपको बोली कि विमेन और मैन के बीच में एक इनइक्वालिटी की बात की जाती है कि विमेन एक सेकंड सेक्स या फिर अदर की तरह उनको देखा जाता है, और ह्यूमैनिटी यहाँ पर कैसी दुनिया में जहाँ पर ह्यूमैनिटी पहले मैन की आइडेंटिटी के हिसाब से ही देखी जाती थी। जब भी इनफैक्ट हम पढ़ते भी हैं, ज़्यादातर जगहों पे क्या आता है? ही है ना, ये सब चीज़ें आती है ना। तो इसमें क्या है कि हम हिम या ही के टर्म्स में हम चीज़ें पढ़ते हैं। अब तो खैर फिर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ही और शी इस तरीके से लगाने लगे, बट ये एक एग्जाम्पल है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। बट अदरवाइज़ होता क्या है कि हम लोग भी ह्यूमैनिटी को, इस दुनिया को जो जिस नज़र से देखा जाता है, एक मैन की आइडेंटिटी के हिसाब से देखा जाता है, और इसी हिसाब से हम ह्यूमैनिटी को डिफ़ाइन भी करते हैं। अब चाहे विमेन के राइट्स लीगली रिकॉग्नाइज हो भी जाएं, पर फिर भी हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स चलते आ रहे हैं ना, वो इन लीगली रिकॉग्नाइज राइट्स के पूरे एक्सप्रेशन होने ही नहीं देंगे। तो इन लीगल राइट्स को ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे कस्टम्स फिर रोक लेते हैं इन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन को। तो फुल एक्सप्रेशन हो ही नहीं पाता है इन राइट्स का। इकोनॉमिक्स फेयर की अगर हम बात करें तो मेन और विमेन दोनों ही दो कास्ट की तरह देखे जाते हैं, और बाकी चीज़ें चाहे दोनों के लिए इक्वल हो, बट
अगर आप मेन की बात करो तो मेन बेटर जॉब्स भी होल्ड करते हैं, बेटर वेजेस भी मिलती हैं उनको, बेटर सैलरीज भी मिलती है, हायर पोजीशन पे भी वो जाते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है उनके पास सक्सेस की देन देयर न्यू कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो मेन के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू विमेन। तो विमेन जो है वो उनको हर स्टेप पे एक इनइक्वालिटी से डील करना ही पड़ता है। अगर हम इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी मेन के पास ज़्यादा बेटर पोजीशंस हैं और जितनी भी इम्पॉर्टेंट और हायर पोस्ट हैं उनको भी मेन मोनोपोलाइज करते हैं, मतलब खाली मेन के पास ही रहती है वो इम्पॉर्टेंट पोस्ट, विमेन ज़्यादातर नहीं देखी जाती है उन पोस्ट पे। अब इंडिपेंडेंस किए भी हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है, बट इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में भी जहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की हम बात करते हैं, पर फिर भी हम लोगों ने अभी तक भी पार्लियामेंट्स में, फर्म्स में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर इक्वल वर्कफोर्स की हम बात करते हैं, पर असलियत में हम लोगों ने अभी तक भी इन सभी जगहों पे कहीं भी इक्वल वर्कफोर्स दोनों ही जेंडर्स की देखी ही नहीं है। तो इसीलिए चाहे इतना टाइम हो चुका है इंडिया को इंडिपेंडेंस लिए, अभी भी हम लोग राइट टू इक्वलिटी को पूरी तरीके से रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं इसके बारे में? तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी रिबेलियन का कॉज बना था बहुत सारी स्टेट्स में। वो जस्टिस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, ये थ्योरी ऑफ राइट से ही निकल के आया है। और ये जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, ये एक प्रिस्क्रिप्टिव टर्म है, डिस्क्रिप्टिव टर्म ये नहीं है। तो इक्वालिटी एज अ प्रिंसिपल, ये अनजस्ट इक्वालिटी जितनी भी हैं सोसाइटी में उसको तो करेक्ट करता ही है, और ये एक मॉडर्न आइडिया भी समझा जाता है। साथ में इक्वालिटी का ये आइडिया है, ये सारे जितने भी मटेरियल गुड्स हैं, जो नेशनल इनकम है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटी में अवेलेबल, ये इन सब को कंटेम्पलेट नहीं करता है। ठीक है, कि जितने भी सारे मटेरियल गुड्स हो गए, इनकम की बात करो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो, तो ये सब कंटेम्पलेट नहीं करता है ये कि इन सब चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे सोसाइटी के मेंबर्स में। तो ये कहता है कि मेन जो कि अपनी फिज़िकल और मेंटल कैपेसिटीज़ में, एप्टीट्यूड, स्किल्स, टैलेंट, एनर्जीज़ में अलग हैं, ठीक है, जो कि ऐसे मेन जो कि अपने फिज़िकल, मेंटल कैपेसिटीज़ और इस तरीके के स्किल्स में, टैलेंट, एनर्जीज़ में अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ और कैपेसिटीज़ को डेवलप कर सकें और किस तरीके से मटेरियल गुड्स, कंफर्ट्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग को शेप कर सकें। ठीक है, तो ये बात की गई है। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिबर्टी डिस्कस करेंगे, और जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड देन फ्रीडम एंड लिबर्टी के बीच का रिलेशनशिप, ये टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स यू कैन विजिट दी वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर PSI और ऑप्शनल की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको पढ़ते जाना है, रटना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसको आप सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल, उसको रट के जाओ और लिखाओ बस पेपर में। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग लिबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ यूनिट नंबर 4 ऑफ PSI ऑप्शनल, एंड काफ़ी क्वेश्चंस इस यूनिट में से पूछे जा चुके हैं। यहाँ जैसे कि हम लोग लिबर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2014 का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इसके ऊपर, हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। फिर फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट कमेंट। तो 2014, 17, 18 क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे ऑप्शनल क्लासरूम में। आज जो पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ये PSI ऑप्शनल लेक्चर का पार्ट है, और इस ऑप्शनल क्लासरूम को आप 21, 22, 23 तीनों ही साल के लिए एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। नाउ व्हाट इज़ लिबर्टी? ये जो शब्द है लिबर्टी, ये एक लैटिन वर्ड से आता है, लिबर्टैटम, जिसका मतलब होता है फ्रीडम या फिर फ्री मैन की एक कंडीशन। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड था, वहाँ से लेकर के आए हैं। ओल्ड फ्रेंच वर्ड क्या था? लिबर्टी, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो लिबर्टी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि एक ऐसी
ऐसा अधिकार होता है, ऐसी पावर होती है, राइट होता है, जिससे एक इंसान जैसे भी वो एक्ट करना चाहता है, जो भी वो बिलीव करना चाहता है, जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो कर सकता है। तो हर इंसान को बिलीव करने का, एक्ट करने का, एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, पूरी लिबर्टी है, फ्रीडम है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस उस इंसान के पास कोई भी नहीं होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएंगी, सो ही विल बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। और उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होगी, जो वो चाहता है उसके पास उस चीज़ की चॉइस करने का फ्रीडम है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम बिना किसी रिस्ट्रेंट के, बिना किसी रुकावट के कुछ भी एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये जो थीम ऑफ लिबर्टी है और थीम ऑफ राइट्स हैं, ये किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। ये एक ऐसी प्रोविज़न ऑफ राइट्स हैं जिनका स्टेट के द्वारा ड्यू एनफोर्समेंट होता है, और ये राइट्स के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सिटीज़न को पूरी फ्रीडम दी जाती है। साथ में उस सिटीज़न की, अगर आप एक सिटीज़न को पूरी फ्रीडम देते हो कि जैसे भी वो रहना चाहता है वो रह सकता है, या आप राइट्स दे देते हो लिबर्टी के, तो उस इंसान का, उस सिटीज़न का बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट हो सकता है उसकी पर्सनालिटी का। तो ये फ्रीडम इंश्योर करती है, इनेबल करती है सिटीज़न को कि वो बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट कर सकता है अपनी पर्सनालिटी का। और ये जो टर्म है इक्वालिटी, ये किस तरीके से यूज़ होता है कि किस तरीके से हर सिटीज़न का ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ रिवॉर्ड्स की तरह ये टर्म इक्वालिटी यूज़ किया जाता है। अब इक्वालिटी का टर्म नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मतलब से असाइंड रहता है, दोनों ही मतलब से ही कनेक्टेड है, नेगेटिव सेंस में भी है और पॉजिटिव सेंस में भी है। अगर मैं नेगेटिव सेंस में इक्वालिटी की बात करूं तो इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि किसी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, सब लोग इक्वल कर दिए, ठीक है। अब अगर आप एक बात करो, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, एक रिच क्लास है जो कि बहुत आसानी से ये गुड्स हैं, इन गुड्स को बहुत आसानी से ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ईजी एक्सेस हो सकता है। और जो पुअर क्लास है वो इन गुड्स को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, इनकी रीच से काफ़ी दूर हो गई है, तो आसानी से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ये रूल ला दूँ कि यहाँ पर अब इक्वालिटी चलेगी, सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन गुड्स का, तो ये चीज़ क्या होगा, रिच के लिए तो बड़ी ख़राब बात हो जाएगी, है ना। रिच कहेंगे अरे हमको ही सारे गुड्स मिले जा रहे थे, हमें आसानी से मिल रहे थे, ये क्या कर दिया। पर पुअर के लिए ये अच्छी बात हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंस में हो गया, ये आपका पॉजिटिव सेंस में हो गई इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के दोनों ही मतलब हो गए ना यहाँ पर। तो नेगेटिव सेंस में इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, जबकि पॉजिटिव सेंस में इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर एक मेंबर, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ का प्रोविज़न हर एक मेंबर के लिए रखा जाएगा। तो जितने भी पॉजिटिव लिबरल थिंकर्स हैं उनके लिए लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट जो है वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी या कोई भी इंसान किसी की भी पर्सनल फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो खाली एब्सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं है पॉजिटिव लिबरल थिंकर्स के लिए। लिबर्टी का मतलब खाली एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ कैपेबिलिटीज़ भी है। जबकि ऑन दी अदर हैंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इक्वालिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं सिर्फ लिबर्टी के लिए, ठीक है। तो लिबर्टी के लिए इक्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये किसका व्यू पॉइंट है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, ठीक है। अब लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है और दो साइड्स हैं इसकी, दोनों साइड्स अलग अलग व्यूज़ के बारे में बात करती हैं। तो ऑल्दो अगर मैं इन शॉर्ट ऐसे बात करूँ, अगर नॉर्मल वे में बात करें, तो अगर लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है लिबर्टी की अगर आप इक्वालिटी को देखो। इक्वालिटी अगर चली गई तो कोई लिबर्टी में भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पर यहाँ पर काफ़ी सेम कंडीशंस हैं जिनको आप अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो इसीलिए दीज आर काइंड ऑफ द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं हम इनको। तो नेगेटिव व्यू क्या है कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो इनकम्पैटिबल टर्म्स है, और पॉजिटिव व्यू क्या है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कंपैटिबल टर्म्स। तो ये नेगेटिव व्यू और पॉजिटिव व्यू, ये दोनों अलग अलग साइड्स हैं।
अब नेगेटिव व्यू की अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड एक्टन, एफ.ए. हयाक ये कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन को निकाल के लाते हैं ये इक्वालिटी की जहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा आई है। तो ये कहते हैं कि अगर हम इक्वालिटी ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं ना, तो इन प्रैक्टिस वो इक्वालिटी लाने के चक्कर में इनइक्वालिटी और टिरनी ज़्यादा देखी गई है। तो इन प्रैक्टिस इनइक्वालिटी और टिरनी होती है इसमें। तो ऑल्दो ये काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप माना जाता है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जैसे ये मैंने बताया लॉर्ड एक्टन है, एफ.ए. हयाक है, एंड डे टोक्योविले भी हैं, एक और थिंकर हैं डे टोक्योविले, ये भी काफ़ी फेमस थिंकर हैं, तो नोट कर सकते हो आप, ठीक है। और लॉर्ड एक्टन, यहाँ पर दिस इज़ अ स्पेलिंग है दिस, लॉर्ड एक्टन। तो ये कहते हैं, ये काफ़ी आर्डेंट एडवोकेट्स थे लिबर्टी के, और इनको कोई रिलेशनशिप नहीं नज़र आता था लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में। ये बिल्कुल कहते थे कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल इनकम्पैटिबल है दोनों। तो इस तरीके के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो ये मेंटेन करके रखते थे कि जहाँ पर लिबर्टी है वहाँ पर इक्वालिटी हो ही नहीं सकती, और जहाँ पर इक्वालिटी है वहाँ पर लिबर्टी नहीं हो सकती। मतलब ये कहते थे कि अगर हम किसी को पूरी लिबर्टी दे देंगे, फ्रीडम दे देंगे, तो वहाँ पर हम इक्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा जो चाहे वो कर सकता है, फिर उसका चीज़ों के मामले में हो रिच और पुअर में वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इक्वालिटी वहाँ पर हो ही नहीं सकती। साथ में अगर आप इक्वालिटी लेकर के आओगे तो लोग वो कर ही नहीं पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लिबर्टी नहीं हो सकती। सो दिस इज़ बोथ वेज। तो ये कहते थे कि इनकम्पैटिबल टर्म्स है। तो ये पॉलिटिकल थिंकर्स को ये लगता था कि लोग भी जो हैं वो भी इनइक्वालिटी, मतलब नेचर में जो इनइक्वालिटी है ना, तो लोग भी नेचर का पार्ट है, तो लोगों में भी इनइक्वालिटी है। और ये कहते थे कि नेचर में भी आपको इनइक्वालिटी नज़र आएगी। जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारी नेचर के ही, जहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी, कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे फिर अलग जहाँ पर आपको माउंटेन ज़्यादा दिखेंगे, फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जहाँ पर आपको प्लेन ज़्यादा दिखेंगे या फील्ड ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। अब कोई भी दो लोग अपनी एबिलिटी, कोई भी दो लोग अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी में सिमिलर नहीं हो सकता, तो इसी वजह से सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। नो इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये मानते हैं ये थिंकर्स। तो ये जो लॉर्ड एक्टन, डी टोक्योविलो और एफ.ए. हयाक के जो व्यूज़ हैं, ये अब आज की जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। तो वो ये कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को हैंड इन हैंड चलना चाहिए, दोनों को साथ में चलना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल को हम अनरिस्ट्रेन लिबर्टी दे देते हैं कि मतलब आपकी लिबर्टी में कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी आपका रिस्ट्रेन नहीं है, बिल्कुल आप आज़ाद हो, लिबर्टी पूरा फ्रीडम देते हैं कि जो वो करना चाहता है वो कर सकता है, तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी हार्म हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर आगे क्या होगा कि सोसाइटी में भी क्योस हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल को अनरिस्ट्रेन लिबर्टी दे दी तो किसी का भी, मैं आपको कहती हूँ आप जो करना चाहो कर दो, आप तो जाके किसी का भी खून भी कराओगे, है ना। किससे मेरी नहीं बनती तो इसको तो अब बताता हूँ करके, ठीक है। तो वो क्योस हो सकता है सोसाइटी में, तो इसीलिए अनरिस्ट्रेन लिबर्टी भी ठीक नहीं है। तो इसी वजह से लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको साथ में चलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में जो इंडिविजुअलिस्ट थे उन्होंने ये जो टर्म है ना लिबर्टी का, ये इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया था। कैसे गलत इंटरप्रेट कर दिया था, उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस अटैच ही नहीं की लिबर्टी की इकोनॉमिक इक्वालिटी से, और उन्होंने लेज़र फेयर पर भी स्ट्रेस दिया था कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट होना चाहिए। तो एडम स्मिथ जो है वो इस व्यू के काफ़ी आर्डेंट फॉलोअर रहे थे, ठीक है। ये पॉजिटिव व्यू के एडम स्मिथ, ठीक है। तो पॉजिटिव व्यू में लिबर्टी इक्वालिटी को कंपैटिबल टर्म समझा जाता है। कहा जाता है कि दोनों ही काफ़ी ज़रूरी हैं अगर सुप्रीम वर्थ में, और इनफैक्ट एक इंसान की पर्सनालिटी और एक इंसान की जो डिग्निटी होती है, उनकी जो स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट है उसकी कैपेसिटीज़ की, उसके लिए आपको लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन है इक्वालिटी का, वो क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। तो इक्वालिटी, अगर आप मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन इक्वालिटी का क्या है कि आप इक्वालिटी को
फ्रीडम और लिबर्टी के साथ एक्सरसाइज करो तो वो पूरी तरीके से एक अच्छा, एक पावरफुल टूल बन के सामने आएगा, बहुत अच्छा रहेगा वो सोसाइटी के लिए। जबकि लिबर्टी का जो पावरफुल एक्सप्रेशन है, लिबर्टी एक इंट्रिंसिक वैल्यू की तरह समझी जाती है। और लिबर्टी किस लिए है? बेसिकली ये माना जाता है कि लिबर्टी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा लोग जो हैं अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो लिबर्टी एक इस तरीके का इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये इस तरीके का मैकेनिज़्म है जहाँ पर लोगों को ये कहा जाता है कि वो खुल के एक खुद को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनता है जहाँ पर लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच के रिलेशनशिप की बात की गई है। तो उसमें आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे दैट व्हाट इज़ लिबर्टी, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद इक्वालिटी, और उसके बाद आप रिलेशनशिप बताओगे लिबर्टी इक्वालिटी का, दोनों व्यूज़ बताओगे, नेगेटिव व्यू, पॉजिटिव व्यू। एडवोकेट बता सकते हो कि लॉर्ड एक्टन F.A. डी टोक्योविलो इसके एडवोकेट हैं, एडम स्मिथ इसके एडवोकेट हैं। तो आपको ये सब चीज़ें करके थोड़ा सा अपने आंसर को अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये था आपके आज के लेक्चर में। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग फ्रीडम डिस्कस करेंगे और PSIR ऑप्शनल का ये कोर्स चल रहा है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा यूनिट नंबर 4 है ये। और ये फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, क्या इनका रिलेशनशिप है, इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2017 का ये क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, डिस्कस मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मार्क्स ने क्या कहा है फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम और लिबर्टी के बीच का डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब सबसे पहले आप फ्रीडम को डिफ़ाइन कैसे करते हो? तो फ्रीडम वो होता है जिसमें लोग जो हैं वो फ्री हैं। और अगर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं, सबसे पहले एक बेस स्ट्रक्चर जो है इसका, तो फ्रीडम और लिबर्टी में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फ्रीडम एक ज़्यादा वाइडर टर्म है, इट इज़ अ मोर वाइडर एंड अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, जबकि लिबर्टी एक पार्ट है फ्रीडम का, पार्ट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक छोटा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा वाइडर टर्म है। अब फ्रीडम में क्या आता है, जब एक पर्सन पूरा अपना पॉलिटिकल, सोशल, सिविल लिबर्टीज़ को इंजॉय कर सकता है, जब वो खुद अपने एक्शंस के लिए डिसीजंस ले सकता है, खुद अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और उसमें बिल्कुल कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई कन्फाइनमेंट उसको नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, तो उसे कहते हैं फ्रीडम। अब फ्रीडम जो है वो लिबर्टी, प्रिविलेज, डिलीवरेंस, इंडिपेंडेंस, इन सब के साथ भी यूज़ हो सकता है, इन सब की जगह भी यूज़ हो सकता है। तो इन सब के लिए सिनोनिमस ज़रूर है ये। अब क्या है कि जॉन लुइस हैं, उनकी एक किताब है मार्क्सिज्म एंड द ओपन माइंड, 1976 की ये वर्क है इनका, जिसमें वो कहते हैं कि मार्क्स के लिए फ्रीडम का ये मतलब होता है कि पूरे ह्यूमन गुड्स उनको मिलने चाहिए, एस्पिरेशंस का भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लोगों को, मटेरियल, स्पिरिचुअल, जितनी भी उनकी एस्पिरेशंस है सबका सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और अब इससे क्या होगा, जो भी मटेरियल कंडीशंस है बेसिकली ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ की जो मटेरियल कंडीशंस है उनका जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रहेगा उस पर कंट्रोल करना, उस पर रैशनल कंट्रोल होना, ये मार्क्सिज्म के द्वारा बताया गया ये फ्रीडम है। तो मार्क्स का जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अलग है। कैसे मार्क्स फ्रीडम को ऐसे एनालाइज करते हैं अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि मार्क्स के लिए बेसिकली क्या है कि अपनी जितनी भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। वो है कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, जो कि एक रैशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही मिलेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कब होगा? जब आप प्रोडक्शन का, जो भी आप मटीरियल गुड्स वगैरह जिसका भी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका जब रैशनल सिस्टम होगा, रैशनलाइज आप कर दोगे सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को, तो तब जाके फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन मिलेगा। तो मार्क्स का नोशन किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इस हिसाब की फ्रीडम की बात करता है जिसमें लोगों का मटेरियल सेटिस्फैक्शन भी हो और सेल्फ डेवलपमेंट की उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले। अब फ्रीडम और लिबर्टी जो है दोनों ओवरलैप भी करते हैं, दोनों सिनोनिम्स की तरह भी यूज़ होते हैं, बट इन दोनों के बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। बट यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने फ्रीडम को कैसे यूज़ किया है, उन्होंने लिबर्टी की जगह फ्रीडम यूज़ करते हैं वो, तो वो फ्रीडम इन इटसेल्फ लिबर्टी को जस्टिफाई करती है। ठीक है,
कि लिबर्टी जो है वो रिच लोगों के द्वारा अफोर्ड की जा सकती है, ठीक है। क्यों, ये कार्ल मार्क्स का मानना है, जो कि उनके, मैंने आपको काफ़ी बार कार्ल मार्क्स के तो क्वेश्चन भी आ चुका है, कंटेम्प्रेरी उनका सॉवरेनिटी में भी पढ़ा था हमने, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में भी पढ़ा था, थ्योरी ऑफ स्टेट में भी पढ़ा था कि उनका नोशन क्या है। तो लिबर्टी उनके हिसाब से यही है कि रिच लोगों के द्वारा ही लिबर्टी अफोर्ड की जा सकती है। कैपिटलिस्ट क्लास हो गए मतलब लिबर्टी के रिच लोग जो हो गए। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फ्रीडम एक, मैंने आपको बताया, वाइडर टर्म है। तो फ्रीडम में क्या आता है, बिल्कुल आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये एक ब्रॉड टर्म हो गई जिसमें बिल्कुल रोक टोक नहीं हो रही, और जो भी इंसान करना चाहता है अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, वो कर सकता है। तो अनरिस्ट्रेन्ड एबिलिटी जो होती है टू फुलफ़िल वंस डिज़ायर, वो उसे कहते हैं हम फ्रीडम। जबकि लिबर्टी का कंसेप्ट क्या है, लिबर्टी कहते हैं हम कि जो भी आपकी फ्रीडम है उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना, उसको लिबर्टी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम, दिस इज़ लिबर्टी। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे करोगे आप फ्रीडम का, अंडर दी रूल ऑफ लॉ। तो लॉ के हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबल यूज़ है फ्रीडम का, उसको हम कहेंगे लिबर्टी। तो किसी की फ्रीडम को भी डिप्राइव नहीं करता लिबर्टी, कि फ्रीडम भी यहाँ पर डिप्राइव नहीं हो रही, बट फ्रीडम का अच्छे से यूज़ किया जा रहा है रूल ऑफ लॉ के दायरे में रह के। बट फ्रीडम में क्या है कि बिल्कुल कोई रोक टोक ही नहीं है। तो मान लो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि अगर किसी को मैं इतनी फ्रीडम हम लोग देते हैं कि एक पर्सन के पास इतनी फ्रीडम आ गई, किसी का भी मर्डर कर सकता है, ठीक है, बट उसके पास लिबर्टी नहीं है मर्डर करने की, ठीक है। क्योंकि लिबर्टी के एक पर्सन के पास, इसको ध्यान से समझो, एक पर्सन के पास फ्रीडम है अगर मर्डर करने की, ठीक है, बट उसके पास लिबर्टी नहीं है मर्डर करने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिबर्टी वो रूल ऑफ लॉ के अंडर इस राइट को डिप्राइव कर देता है, इस राइट से डिप्राइव कर देता है इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो लिबर्टी एक पनिशमेंट के फॉर्म में ली भी जा सकती है लोगों से। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है कि लोगों की लिबर्टी को डिप्राइव कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल एक्ट्स वगैरह की होती है। तो ये एक मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताया है अभी कि फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में ये डिफरेंस होता है। बाकी मार्क्सिस्ट नोशन की जहाँ तक बात आती है, तो मार्क्सिस्ट तो यही कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि प्रोलेटेरिएट को फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से चाहिए, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इससे फ्रीडम चाहिए। तो प्रोलेटेरिएट को इस हिसाब की फ्रीडम चाहिए, ये मार्क्स कहते हैं। तो मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ये है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में डिफरेंस बताना है, वो हमने बता दिया। फ्रीडम बताएंगे, लिबर्टी बताएंगे, क्या होता है वो बता देंगे, सिनोनिमस यूज़ होती है, क्लियर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। क्या है, फ्रीडम एक वाइडर टर्म है, लिबर्टी एक वाइडर टर्म नहीं है। फ्रीडम में बिल्कुल अनरिस्ट्रेंड चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम दी जाती है। यहाँ पर आपका रूल ऑफ लॉ के अंडर आपका रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम दी जाती है ना, रूल ऑफ लॉ के अंडर रह के। ये आपको डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद आपको मार्क्सिस्ट नोशन बता देना है। मार्क्स का नोशन भी तो पूछा गया है, मार्क्स के हिसाब से फ्रीडम क्या है, ये सारा भी दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है इसका, ये लिख के आना है बस, आपको हो गया आंसर। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इस लेक्चर में इतना डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा अफर्मेटिव एक्शन होगा। तो इसका मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी 2012-2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2021 में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन आर एडवांस कोर्स, पेड लेक्चर्स में ये डिस्कस होगा। तो फुल कोर्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो दिस आर वेबसाइट synopsisis.in। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा PSIR ऑप्शनल एंड ऑप्शनल क्लासरूम 21, 22, 23 तीनों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। सो दिस लेक्चर वॉज पार्ट ऑफ ऑप्शनल क्लासरूम।